आज हम हिंदी में हिंदी वर्णमाला में देखते हैं। मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण में हम देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला। पहले देखते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वड़िया अक्षर कहते हैं, तो सभी जानते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जो अब 40 हो गई है। और अभी जल्द ही आपका 53, अभी तक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ थी, लेकिन अब 53 हो गई हैं। विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया गया है आपका। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण ही माना है। तो आपके हो गया वर्णमाला की संख्या के बारे में। ये नीचे आपका वर्णमाला दिया गया है स्वर और व्यंजन। संयुक्त स्वर आपका दिया गया है 4, अयोग, वा, अंग और आहा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुस्वर तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अगर हम इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं, तो या हमें क्या है, स्वर और व्यंजन के साथ इसका योग न होने के कारण इसे अयोगवाह कहते हैं। किशोरदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। किसके अनुसार? किशोरदास वाजपेयी के अनुसार। द्विगुण व्यंजन हम देख लेते हैं, ड और ढ, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्णमाला हम शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनते हैं और हमारे गलत भी कभी कभी हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे वर्णमाला को देखते हैं, जो इसमें प्रमुख बातें हैं। स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण कितने आधार पे? उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधारों पर स्वर्गों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसको हम आगे देखते हैं, देख लेते हैं। स्वर उच्चारण के स्थान, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के अनुसार, मुख विवर और ओष्ठ की स्थिति के अनुसार हम देखते हैं। आ और आ का देखते हैं। कंठ, दोनों क्या है? कंठ है आपका उच्चारण के अनुसार पे। एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। आ आपका मध्य है और आ आपका पश्च है, यानी कि बड़ा आपका पश्च है। मुख विवर के अनुसार अर्धवृत्त है और विवृत है। ठीक, छोटा आपका अर्धवृत्त है और दीर्घ आपका विवृत है। और ओष्ठ की स्थिति उदासीन और अवृत मुखी है आपका। ठीक, अब हम ई और बड़ी का देख लेते हैं। दोनों आपके तालव्य हैं। एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है और दोनों आपके अग्र है। सबसे अच्छी बात याद करने कि दोनों आपके अग्र है। एक लेकिन अर्धसमृत है और दूसरा समृत है, और दोनों आपके अवृत मुखी हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ऊ और बड़ा ऊ का देख लेते हैं हम यहाँ पे। दोनों आपके ओष्ठ हैं, ह्रस्व और दीर्घ है, ये तो हमें याद ही रहता है। दोनों आपके पश्च हैं। बड़ी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी आपका क्या होगा? दोनों अग्र है। छोटा ऊ बड़ा ऊ आपके दोनों पश्च है, ये हमें ध्यान देना। एक अर्धसमृत है, एक समृत है। तो छोटी जो ह्रस्व है वो आपका अर्धसमृत है और जो आपका दीर्घ है वो समृत है। और दोनों वृत्तमुखी हैं। ये भी आपके क्या है? दोनों वृत्तमुखी हैं। हम नीचे देखते हैं। ए और आई दोनों कंठ तालव्य है। दोनों क्या है? कंठ तालव्य। दोनों ही दीर्घ हैं आपके और दोनों ही आपके अग्र हैं। दोनों ही आपके अग्र हैं। पीछे हमने किस किस को अग्र देखा? छोटी ई बड़ी ई को भी हमने अग्र देखा। अब यहाँ हमने ए और आई को अग्र देखा। ठीक, और एक अर्धसमृत है, एक विवृत है। ठीक, ए आपका अर्धसमृत है, आई आपका विवृत है, और दोनों अवृत मुखी हैं। हमने ऊपर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई को अवृतमुखी देखा। हमने यहाँ ए आई को भी अवृतमुखी देखा। अब हम देखते हैं ओ और औ को। दोनों आपके कंठोष्ठ हैं और दोनों ही आपके दीर्घ हैं और दोनों ही आपके पश्च हैं। हमने पश्च और किस किस को देखा? छोटा ऊ को देखा पश्च, बड़ा ऊ को देखा पश्च, ओ को देखा, औ को देखा, और बड़ा आ को भी हमने पश्च देखा है। और दो फिर अर्ध विवृत है, दोनों विवृत है। बड़ा आ आपका भी विवृत है। फिर हम देख लेते हैं दोनों यहाँ वृत्तमुखी। इससे पहले भी छोटा ओ बड़ा ओ आपके वृत्तमुखी थे और ओ औ भी आपके वृत्तमुखी हैं। अब हम देख लेते हैं आगे इसके। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से, किसी बिना बाधा के, मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। देख लेते हैं, विशेषताएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, सही है। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, महत्वपूर्ण बात है ये। और सभी स्वर घोष स्वर होते हैं, यानी कि सभी स्वर आपके अल्प प्राण और सभी स्वर आपके घोष स्वर
होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हम क्या देखते हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के स्थान आधार पर। हम देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं कंठ से कौन कौन से क ख ग घ अंग। तालब यानी तालु से च छ ज झ या और या, और आपका शा भी आएगा इसमें आपका बड़ा शा भी आएगा। ठीक, तालब तालु से कौन कौन सा? च छ ज झ या और बड़ा शा। मूर्धन्य से आपका ट ठ ड ढ अड़ और खट्टी शा आएगा आपका। ठीक, दंते से आपका दांत से त थ द ध आएगा आपका। फिर वर्तन यानी दंतमूल से, वर्तश यानी कि दंतमूल से न श र ला आएगा आपका। फिर देख लेते हैं हम दंतोष्ठ से। ओष्ठ से देख लेते हैं पा फा बा भा मा। दंतोष्ठ से निचले ओठ और ऊपर के दांतों से मिलके जो बनते हैं उसे दंतोष्ठ कहते हैं। वा और फा। स्वर यंत्रीय से यानी काकल से का आता है आपका। हमने यहाँ पे देख लिया का वर्ग आपका कैसे चलता है? कंठ से चलता है। फिर आपका च वर्ग तालव्य से चलता है, इसमें या और शा भी जुड़ा हुआ है आपका। और टा वर्ग आपका मूर्धन्य से चलता है, इसमें खट्टी शा आपका जुड़ा हुआ है। और दंत से आपका ता वर्ग चलता है। फिर दंतमूल से आपका ना सा रा ला है आपका। ठीक, ना सा रा ला है दंतमूल से। ओष्ठ से आपका पा फा बा भा मा है। दंतोष्ठ से आपका वा और फा है। स्वर यंत्रीय से का है आपका। वहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन भी दो ढंग का होता है। कितने ढंग का? दो का, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में देख लेते हैं, ये आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। ये क्या है? आपका स्पर्श व्यंजन है। फिर आपका अंतस्थ व्यंजन है या रा लावा। फिर ऊष्म व्यंजन है श श शह। अर्धस्वर है या वा। पार्श्विक है ला। लुंठित या प्रकंपित है आपका रा। महत्वपूर्ण है ये दोनों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्श्विक ला है आपका और लुंठित और प्रकंपित आपका रा है। बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। अनुनासिक यमगणम जो भी है ड ई ड़ न म आपका अनुनासिक है। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर महत्वपूर्ण है ये आपका परीक्षाओं की दृष्टि से घोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग प्लस 12 स्वर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग यानी कि क, ख, च, छ, ऐसे ही जो भी प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग का पहला दूसरा, चा वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का पहला दूसरा, ता वर्ग का पहला दूसरा, ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और द्वितीय वर्ग आपका क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। और 12 स्वर इसमें शामिल हैं। अघोष, 12 स्वर नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका 12 स्वर इसमें आपके शामिल है। पहला दूसरा मतलब आपका ये है, 12 मतलब आपका ये है। ये 12 नहीं है आपका, 1 और 2 है, बीच में कॉमा है। फिर अघोष हम देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ग। तो पहला दूसरा वो हो गया, तो बचा कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा बचा है, वो आपका हो गया अघोष। फिर महाप्राण में आपके देख लेते हैं प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ग। इसमें भी कॉमा नहीं है, कॉमा होने चाहिए बीच में। द्वितीय व चतुर्थ वर्ग आपका महाप्राण हो गया। द्वितीय और चतुर्थ वर्ग यानी कि आपका क ख ग घ अंगा में आपका ख और घ आपका क्या हो गया? महाप्राण हो गया। फिर हम अल्प प्राण में देखते हैं, तो जो बचे आपके अल्प प्राण हो गए। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम यानी कि विषम संख्या, जो आपका प्रत्येक वर्ग का जो विषम संख्या है वो आपका अल्प प्राण हो गया। और आपका स्वर भी अल्प प्राण है, हमने पीछे देखा है। यहाँ पे दो देखा है, पहला दूसरा वर्ग घोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग अघोष, दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण, और पहला तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण। याद करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया 12 घोष, 12 घोष, 345 अघोष, 24 महाप्राण,
135 आपका R हमने इसको याद करने के लिए ऐसे संख्याओं को लिखा है। धन्यवाद। हमने यहाँ पे वर्णमाला में महत्वपूर्ण बातें देखी। धन्यवाद।